मतलब संपीड़न और विरलन के रूप में यदि तरंग आगे बढ़ती है तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। कैसे मोबाइल में सिग्नल्स आ जाते हैं, कैसे हमारे पहले रेडियो में सिग्नल आ जाते थे, कैसे हमारी जो टेलीविजन है, टीवी है, उसमें सिग्नल आ जाते हैं, तो वो सभी के सभी सिग्नल एक तरह का विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। अगर उस क्षेत्र में आप जाओगे और किसी धातु की चीज को ले जाकर उसको टच करोगे तो थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होगी। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक करंट जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हो गया है? क्योंकि उन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी बहुत बड़ी लेवल की। तो उस धारा ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लिया था, उसका नाम था विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे हम समझ लेंगे कि अगर घना है, बहुत ज्यादा घना है, तो सर वहां से पास करने में दिक्कत होती है, ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है, और दूर दूर है तो ऊर्जा कम नष्ट होती है। तो ये हमें समझ में आ गया। अनाज में कीड़े लग जाते थे तो उनके कीड़े लगने से सुरक्षा करने के लिए भी गामा किरण का इस्तेमाल किया जाता था। कि जैसे मान लो कोई अनाज रखा है, उसमें गामा किरणें गुजार दी जाएंगी, तो उसमें जितने भी कीट होंगे मर जाएंगे। समय समय पर गामा किरणें उससे गुजार देते हैं तो वो कीट मर जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वो जो नाइट विजन कैमरे होते हैं रात में भी स्पष्ट दिखा देते हैं, उन नाइट विजन कैमरों में इंफ्रारेड ही इस्तेमाल की जाती हैं। लघु रेडियो तरंगे होती हैं जो आपके मोबाइल में होता है वाईफाई, उस वाईफाई में भी जो तरंगे निकल के जा रही हैं वो लघु रेडियो तरंगे ही होती हैं। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 56वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 55 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम भौतिक विज्ञान की यूनिट नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमारे एक क्लास हो चुकी है। इस यूनिट में हम तरंग को डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है। इससे पहले हमने समझ लिया था कि तरंग होती क्या है, तरंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और तरंग के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। और हमने आखिरकार यूनिट नंबर 6 में क्या हम स्टडी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वे सभी पॉइंट भी हमने डिस्कस किए थे। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है, क्योंकि अगर वो आप देख लेंगे तो ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, तभी इस क्लास को देखने आए होंगे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि सर तरंग के प्रकार, तरंग कितने प्रकार की होती है। तो हमने यहाँ पर जैसा कि आपको बना दिया है, दो तरह की तरंग हुए। लेकिन अगर हमने देखेंगे वैसे तरंग को अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। जैसे आपने सुना होगा कि सर यांत्रिक तरंग होती हैं, और उसके बाद अयांत्रिक तरंग होती हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। उसके बाद तुमने सुना होगा कि सर श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग ये भी होती हैं। रेडियो तरंग क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, या फिर लघु तरंग क्या है। ऐसे तमाम तरंग सुने होंगे। उसके बाद दो तरह की और तरंग सुनी होंगी, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो अगर हम तरंग को बांटने का प्रयास करेंगे तो बहुत तरीके से बट सकती है, लेकिन हमने सबको, सभी तरंगों को एक साथ, ये जो फ्रेम मैंने बनाया है, संसार की कोई भी तरंग होगी इस फ्रेम में आराम से फिट हो जाएगी। तो ये जो मैंने बेस्ट तरीका अपनाया है, मैंने तरंगों को दो भागों में डिवाइड किया है। ये सबसे बेस्ट तरीका है तरंगों को समझने का। तो चलिए हम समझते हैं। इस तरीके में सारी की सारी तरंगें आ जाएंगी। जितने भी संसार की तरंगें हैं वे सभी तरंगें इसी फ्रेम के अंतर्गत समाहित हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत ही सुलझा कर रखा है। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप से इसको बांटा है, फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैंने उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दिया है। कोई भी तरंग होगी, इन इन्हीं में से किसी न किसी का एग्जाम्पल वो होगी। तो चलिए हम समझते हैं तरंग कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि यहाँ लिख रहा है कि तरंग है, तरंग दो प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंग, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और एक होती है अयांत्रिक तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन मैकेनिकल वेव। तो इसका मतलब क्या है सर, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग का क्या मतलब होता है। तो हम बात करते हैं सर ये चलती कैसे है। इसके गमन के आधार पर हमने दो भागों में इसको बांटा है कि आखिरकार ये तरंग चलेगी तो चलने के लिए इसे किस चीज की आवश्यकता होती है। तो उस आधार पर हम तरंगों को दो रूप में बांट सकते हैं, एक है यांत्रिक और अयांत्रिक। अब हम कहेंगे सर कैसे। तो यांत्रिक तरंग का मतलब होता है ऐसी तरंग जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता है तो वह होगी यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। और ऐसी तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अगर वहां माध्यम नहीं भी होगा तब भी वो चली जाएगी, उसको बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। तो पहले हम लिख देते हैं कि सर यांत्रिक और अयांत्रिक होती क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर ये यांत्रिक तरंग क्या है। तो हम लिखेंगे वे तरंगे, वे तरंगे
जिन्हें जिन्हें चलने के लिए जिन्हें चलने के के लिए माध्यम 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 की आवश्यकता होती है। आवश्यकता आवश्यकता होती है। ये है यांत्रिक तरंगों की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम जरूरी है, माध्यम होना चाहिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये तरंग चल नहीं पाएगी। इसी के अंतर्गत एक तरंग आती है जैसे साउंड, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग होता क्या है कि उसके लिए माध्यम होना चाहिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो वह आगे चल नहीं पाएगी। जैसे स्पेस में आप पहुंच जाओ और स्पेस में पहुंचने के बाद अगर मैं अपनी ही आवाज कुछ भी बोलता रहूं, अपनी ही आवाज अपने कानों से नहीं सुन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आवाज यहां से यहां तक आने के लिए माध्यम चाहिए। यहाँ से मुख से कान तक आने के लिए आवाज को, जो ध्वनि है, जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको माध्यम चाहिए। और अनंत आकाश में फ्री स्पेस जहाँ होता है वहाँ माध्यम होता नहीं है। इसी कारण से आसमान में बहुत ऊपर जाने पर जहाँ कोई माध्यम नहीं है वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाएगा। तो हमें समझ में आ गया जो साउंड वेव होती है वो यांत्रिक तरंग का ही एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ किस में आएगा, अनुप्रस्थ में आएगा कि अनुदैर्ध्य में आएगा, वो हम अभी देखते हैं। तो हमें समझ में आया सर यांत्रिक तरंग कौन सी तरंगे हैं? वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम होना जरूरी है, बिना माध्यम के ये चल नहीं पाएंगी। अब हम बात करते हैं सर अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, जैसा कि ये यांत्रिक थी इसके आगे बस अ लग गया है, इसका मतलब ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ऐसी तरंग तरंग जिसे जिसे चलने चलने के के लिए माध्यम माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है नहीं होती है। ये है ऐसी तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वो तरंग होगी जो बिना माध्यम के आगे बढ़ जाएगी। ऐसी तरंग को हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो हमने देखा कि सर यांत्रिक तरंग के अंतर्गत एक ध्वनि तरंग आती है। सर अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत कौन सी आती है? तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर यहाँ बात करें तो सर यहाँ तो सर ध्वनि तरंग आएगी। ध्वनि तरंग जो है वह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। और अगर हम बात करें सर यहाँ पर क्या एग्जाम्पल आएगा, तो यहाँ एग्जाम्पल आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो वहां पर आ सकती है। अब हम अगर इनको भी आगे बांटने का प्रयास करें तो संसार की कोई भी तरंग है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अनुप्रस्थ और एक है अनुदैर्ध्य। ये है अनुदैर्ध्य और ये है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और अनुप्रस्थ को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो सर इनमें अंतर क्या है? ये तो हमने सर चित्र, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि संसार की कोई भी तरंग है उसको मात्र दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है। और हमने यहाँ बताया था कि ये जो जगह ये है, यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर ये दूर दूर है, यहाँ पर बहुत पास है, फिर ये दूर दूर है, फिर ये पास है, फिर दूर दूर है, फिर पास पास है। तो इनको हमने कहा था संपीड़न और विरलन। हमने इनको बोला था संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न कोमा विरलन, विरलन, संपीड़न और विरलन। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संपीड़न को बोलते हैं कंप्रेशन और विरलन को बोलते हैं एक्सपेंशन। तो हम यहाँ लिख देंगे ये तो कंप्रेशन है, COMPRESSION, ये कंप्रेशन। और इस विरलन को बोलते हैं एक्सपेंशन,
PENSION। तो ऐसी तरंग जो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, तो हम कहेंगे सर यहाँ है कहाँ, संपीड़न और विरलन कहाँ कहाँ है। तो अगर हम बात करें सर, ये जो है ये वाला पोर्शन है संपीड़न का, संपीड़न मतलब सी, ये कंप्रेशन है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद यहाँ फिर कंप्रेशन आया है, उसके बाद यहाँ कंप्रेशन आया है, फिर उसके बाद यहाँ कंप्रेशन आया है। और यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करें तो ये एक्सपेंशन है, फिर यहाँ पर ये एक्सपेंशन है, फिर यहाँ पर ये एक्सपेंशन है। तो अगर कोई तरंग आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने के लिए कंप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन मतलब संपीड़न और विरलन के रूप में यदि तरंग आगे बढ़ती है, तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब ये है क्या, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव है, तो हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो ये है हमारे पास ऐसी तरंग जो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है अनुदैर्ध्य तरंग। और हमने यहाँ पर बताया था कि सर ये जो तरंग होती हैं ये बढ़ती हैं आगे, इनको हम बोलते थे क्रस्ट, ऊपर वाले इनको बोलते थे क्रस्ट, और ये नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं गर्त। तो हम जानते हैं ये जो होते हैं ये क्रस्ट, यहां से बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट, और ये जो है ये है गर्त, या हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंग। ये क्रस्ट तो इंग्लिश है, तो चलो हम हिंदी इसकी लिख देते हैं कि ये जो होते हैं ऊपर वाले उभार, ये जो ऊपर वाले उभार हैं इनको बोलते हैं श्रृंग, श्रृंग हिंदी में इनको श्रृंग कहते हैं। और ये जो गड्ढे टाइप के हैं इनको हिंदी में गर्त कहते हैं। लेकिन सर इनकी अंग्रेजी अगर देखें तो इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में जो श्रृंग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। और ये जो गर्त है, गर्त को बोलते हैं ट्रफ, TRUGH, ट्रफ। तो ऐसी तरंग जो आगे बढ़ने के दौरान श्रृंग और गर्त बनाती है, मतलब क्रस्ट और ट्रफ बनाती है, तो ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ऐसी तरंग को हम बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो सर ये जो है ये श्रृंग है, श्रृंग को हमने बोला है क्रस्ट, तो हम इसको सी लिख देते हैं, ये क्रस्ट है, फिर यहाँ पर ये क्रस्ट है। और अगर हम गर्त की बात करें, गर्त, तो ये वाला गर्त है, गर्त को इंग्लिश में ट्रफ बोलते थे, तो ये टी है और ये भी टी है। तो ऐसी तरंग जो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, उस तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और हम पढ़ रहे हैं यांत्रिक तरंग, तो ये हो जाएगी अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग। जो तरंग श्रृंग और गर्त के फॉर्म में आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और जो तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। इसमें एक और हम समझने की एक बात कि जो संपीड़न और विरलन की फॉर्म में आगे बढ़ती है उसमें माध्यम की जो लाइन है, ये लाइन कैसे गति करते हैं। ये लाइन मान लीजिए इसमें से एक हम लाइन निकालते हैं, ये वाली, ये जो लाइन है गति कैसे करेगी, ये इधर जाएगी और फिर वापस इधर आएगी। मतलब ये जो लाइन है आगे पीछे इस तरह से गति करती है। और तरंग, तरंग कैसे गति करती है, ये मान लीजिए तरंग है, तरंग, तरंग इस तरफ जा रही है, ये जो है, ये जो हमने तरंग दिखाई है इस तरंग का नाम है अनुदैर्ध्य। इसमें ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा वो इस तरह से आगे बढ़ती जाती है आगे। तो ऊर्जा के बढ़ने का जो क्रम है या तरंग के चलने की दिशा है वो ये है, तरंग इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये हमने एक तरह से माध्यम के कण दिखाए हैं, और ये माध्यम के कण गति कैसे करते हैं, तो ये भी इस तरह से गति कर रहे हैं। मतलब तरंग की दिशा ये है और इसी के अनुदिश माध्यम के कण आपस में गति करते हैं ये। तो हम यहाँ से एक सवाल बना सकते हैं, जो सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर कोई तरंग अनुदैर्ध्य है तो उसमें माध्यम के कण कैसे गति करते हैं। तो माध्यम के कण तरंग की दिशा के अनुदिश गति करते हैं। अगर ये से तरंग जा रही है तो माध्यम के कण भी इसी के आगे पीछे इस तरह से गति करते हैं। तो हम यहाँ इस बात को लिख देंगे कि अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण, माध्यम
के कण तरंग की दिशा, तरंग की दिशा, दिशा के अनुदिश, अनुदिश, अनुदिश गति, गति करते हैं, करते हैं। ये बात हम याद रखेंगे क्योंकि यही एक बात बहुत बार ये एग्जाम में पूछी गई है कि अगर हमारे पास कोई तरंग है वो अनुदैर्ध्य है तो उसमें माध्यम का कण कैसे गति करेगा। तरंग की दिशा के अनुदिश गति करता है, इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे। अनुदिश, अनुदिश गति करेगा। इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें से हम कोई पार्टिकल निकालते हैं, मान लो ये कण है, तरंग तो ये इधर जा रही है, तरंग, तरंग है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, आगे इस तरह से बढ़ रही है तरंग। लेकिन ये जो माध्यम का कण है वो किस तरह से गति करता है, तो ये ऊपर गति करेगा और नीचे की तरफ इस तरह से ये गति करता है। मतलब माध्यम का जो कण है वो वाइब्रेशंस ऊपर नीचे इस तरह से करता है। जैसे आपने एक रस्सी देखी होगी, रस्सी में अगर हम इस तरह से लूप बनाते हैं तो वह लूप आगे बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर रस्सी के पार्टिकल्स तो वहीं रहते हैं, लेकिन हर एक पार्टिकल रस्सी का पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरह से। तो इस वाली में अनुप्रस्थ अगर कोई तरंग है तो उसमें अगर माध्यम के कण पर ध्यान दिया जाए तो वह माध्यम का कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करता है। तरंग अगर ऐसे जा रही है तो कण गति कर रहे होंगे परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहां लिख देंगे कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, तरंग में माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग, तरंग की, तरंग की गति की दिशा, गति की दिशा, दिशा के लंबवत गति करते हैं, करते हैं। ये हम समझ गए। तो अगर आज के बाद हमसे कोई ये पूछेगा कि ये बताओ कि अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो उसमें माध्यम के कण कैसे गति करेंगे। माध्यम के कण तरंग की जो गति की दिशा है उसके लंबवत गति करते हैं। तो हमें ये पॉइंट याद रहे। दूसरा एक ये वाला पॉइंट कि अगर कोई तरंग अनुदैर्ध्य है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसमें माध्यम के कण कैसे गति करेंगे, तरंग की दिशा के अनुदिश गति करते हैं। तो हम यहाँ पर ये पता चलेगा कि सर ये जो है ना, ये अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो वो गति करेगा ऊपर नीचे, तरंग इस तरह से जा रही है, ये गति करेगा इस तरह से। तो अब हम ये बात समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि सर यहाँ एग्जाम्पल कौन से हैं, उदाहरण हम कौन से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, यहाँ पर एकमात्र उदाहरण है, यहाँ पर उदाहरण, उदाहरण, सिर्फ एक उदाहरण है, इसका नाम है ध्वनि तरंग, ध्वनि, ध्वनि तरंग। अगर हम बात करें कि ये बताइए संसार में ऐसी कौन सी तरंग है जो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, तो उसका एकमात्र उदाहरण है, उसका नाम है ध्वनि तरंग। इस बात को हम कहीं बंद करके चलेंगे इस बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पूछेगा कि ध्वनि तरंग एक कैसी तरंग है, तो हम बोलेंगे वह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि तरंग। तो इसके नीचे एग्जाम्पल के तौर पर ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं सर इसमें अनुप्रस्थ तरंग कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो देखो यहाँ अगर हम इसकी बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर कोई रस्सी है, रस्सी में जो उत्पन्न तरंग होगी वह अनुप्रस्थ होगी, तो हम कहेंगे रस्सी, रस्सी में तरंग, तरंग। अगर रस्सी में उत्पन्न होगी तरंग तो वह अनुप्रस्थ होगी। दूसरा हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल तो ये हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल जल, जल की सतह, सतह पर आपने देखा होगा कि अगर पानी है तो पानी की सतह पर जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो भी इसी रूप में चलती हैं। तो इसका मतलब लहरों का जो टाइप है वह भी अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती हैं। तो रस्सी में उत्पन्न तरंग वो इस तरह से आएंगी। दूसरा जल की सतह पर उत्पन्न तरंग वो भी यहाँ पर आएंगी।
तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम बात करें सर, ये बताइए अयांत्रिक तरंग कितनी होती हैं। तो अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत हम 7 तरह की तरंग पढ़ेंगे और उन 7 की 7 तरंगों को एक नाम देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती हैं। वो हम बात करते हैं सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है। अगर आपसे ये कोई पूछे तो हम बात करेंगे कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, इसका एग्जाम्पल आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब हम बात करें सर, क्या कोई ऐसी तरंग है जो अनुदैर्ध्य अयांत्रिक हो। तो इस संसार में आज तक इसका कोई एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं है। तो यहां क्रॉस करके चलेंगे, इसका आज तक कोई एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं है कि सर अनुदैर्ध्य अयांत्रिक तरंग कोई नहीं होती है, बस अनुप्रस्थ अयांत्रिक तरंग होती है, उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो नाम है सर विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसका ये जो नाम है, ये नाम क्यों पड़ा है? इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जब उत्पन्न की जाती है तो इसको उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो तरंग है वो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र की सहायता से बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसे इसे विद्युत विद्युत क्षेत्र क्षेत्र कोमा चुंबकीय कोमा चुंबकीय, ये दिखेगा आपको, शायद ना दिखे, यह है इसे विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र की सहायता से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सर ये जो तरंग है, अब ये तरंग कैसे उत्पन्न होगी और ये किस तरह की होती है, कैसे मोबाइल में सिग्नल्स आ जाते हैं, कैसे हमारे पहले रेडियो में सिग्नल आ जाते थे, कैसे हमारे जो टेलीविजन है, टीवी है, उस पे सिग्नल आ जाते हैं। तो वो सभी के सभी सिग्नल एक तरह का विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि सर ये वाली जो तरंग है, इसका ये जो नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से होता है। मतलब ये वाली जो तरंग है वो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र की सहायता से उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसका नाम विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब हम बात करते हैं सर ये जो तरंग है ये कितने प्रकार की होती है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, एक हेडिंग नोट करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। तो हम यहीं पर लिख देंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती हैं। तो ये बात हम यहीं लिख देंगे कि EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती हैं। तो तुमने सुना होगा गामा किरण है, एक्स किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण है, दृश्य प्रकाश है, उसके बाद लघु रेडियो तरंग है, दीर्घ रेडियो तरंग है। तो इस तरह से माइक्रोवेव वगैरह ये जो है तो वो यही होती हैं, सारी की सारी कौन सी होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो हमें अभी समझ में आया कि सर तरंग एकदम मेजर रूप में 2 तरह से हम बांट सकते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक। यांत्रिक के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अयांत्रिक के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अयांत्रिक में मात्र एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो भी कहाँ आता है, अनुप्रस्थ में। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो हम कहेंगे सर अनुप्रस्थ होती है। क्या अनुदैर्ध्य अयांत्रिक तरंग कोई है? तो इसका कोई एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं है। हम बात करते हैं सर अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग में। तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का एकमात्र एग्जाम्पल है जिसका नाम है ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग में इसका एग्जाम्पल है रस्सी में तरंग, और जल की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होंगे वह
ये होती हैं अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल ये समझ में आए। यहाँ ये बात, ये वाले दोनों नोट पॉइंट, एक ये वाला नोट पॉइंट, एक ये वाला नोट पॉइंट याद रखना। अभी आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। इस परिभाषा में क्या लिखा है कि ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिसको उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ऐसी तरंग को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। अब हमने ये परिभाषा तो समझ ली, ये परिभाषा लिखी है, इसको हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आया होगा कि आखिरकार विद्युत चुम्बकीय तरंग है क्या। क्या ये तरंग इस तरह से गति करेगी? इस तरह से हमने अभी बताया था कि दो तरंग होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग वो इस तरह से चलती है, और ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग भी अनुप्रस्थ थी। तो क्या ये इस तरह से तरंग चलेगी? जैसे मान लो मोबाइल में अगर सिग्नल आता है, तो मोबाइल में सिग्नल का इस तरह से ऐसे गति करते हुए आता है, घूमते हुए? वो तो सर सीधा आता है एक किरण के माध्यम से, एक किरण जैसा आता है, हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो एक सीधी रेखा होती है। मतलब जो सिग्नल आता है वो एक सीधी रेखा में आता है, वो सिग्नल इस तरह से थोड़ी ही आता है। लेकिन फिर भी हमने ये कहा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। इसका मतलब ये है कि अनुप्रस्थ है तो इसमें माध्यम की भी फिर आवश्यकता पड़ेगी, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अनुप्रस्थ नाम, क्योंकि अगर मैं बोलूं आपसे कि ये अनुप्रस्थ है, फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अनुप्रस्थ है तो इसका मतलब इसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, और हमने परिभाषा में लिखा है कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो फिर इसमें तो माध्यम के कणों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम इसको अनुप्रस्थ कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये जो तरंग है, तरंग तो ऐसे चलती है, ये वाली जो तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग, चलती तो ये एकदम किरण की तरह है, एक किरण की तरह सीधी चलती है। लेकिन ये जो उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न करने के लिए हमें इस तरह से मूवमेंट कराना होता है विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्रों का। विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रखकर गति जब कराई जाती है, जब इनमें गति कराई जाती है, तब ये वाली किरण उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ पर एक फ्रेम समझेंगे। हमने देखा होगा कि सर विमाएं तीन होती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इन्हीं को मानते हैं, ये हैं तीन विमाएं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो तीन विमाएं होती हैं, इस तरह से होता है। आप अगर उंगलियों को इस तरह से करेंगे तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ये होता है। तो ये जो तरंग होगी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये उत्पन्न कैसे करते हैं? उत्पन्न करने के लिए हमारे पास दो काम है। पहला है कि सर इस वाली भुजा पर हम एक पार्टिकल को गति करवाएंगे, इस वाली भुजा पर, इस वाली भुजा पर यहाँ पर मान लो इस तरह से, ये इस तरह से एक क्षेत्र तो इस वाली भुजा पर होगा, विद्युत क्षेत्र रख लो या चुम्बकीय क्षेत्र रख लो, कोई एक रख लो। तो एक क्षेत्र इस पर होगा, और जो दूसरा क्षेत्र होगा वो दूसरा क्षेत्र होगा इस वाली भुजा पर, दूसरा क्षेत्र होगा इस वाली भुजा पर। तो जब ये दोनों क्षेत्र, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, एक इसमें से विद्युत है और एक इसमें चुम्बकीय है, हम इसको मान लेते हैं सर ये विद्युत है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये मान लो चुम्बकीय क्षेत्र है, चुम्बकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र को एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब गति कराएंगे, तब हमको यहाँ एक किरण बनेगी। इस किरण को हम यहाँ से निकालते हैं कि सर यहाँ से, यहाँ जो कोलैब करेंगे, यहाँ ये टकराएंगे, यहाँ से एक किरण निकल कर जाएगी। मानते हैं हम ये जा रही है किरण, ये किरण निकल के जाएगी और ये एकदम सीधी चलेगी, ये एकदम सीधी चलेगी। इसी को बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो तो एक किरण की तरह सीधी चलती है, लेकिन फिर भी हम इसको अनुप्रस्थ कहते हैं। तो अनुप्रस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है, वहां पर पैटर्न जो देखने को मिला है वह पैटर्न अनुप्रस्थ होता है, इसलिए इसका नाम अनुप्रस्थ होता है। अब हम कहेंगे सर कैसे? हम इनको समझ सकते हैं कि सर ये जो है
इनका जो पैटर्न है वह अनुप्रस्थ मिला है, इसका भी अनुप्रस्थ मिला है। वो सर वही समझाओ वो कैसे होता है। तो देखो एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में हम एक पार्टिकल लेंगे, लेकिन चलो एक पार्टिकल वो मूव कराएंगे। उससे पहले हम एक बात बताएं आपको, दो वैज्ञानिक थे, एक था फैराडे और एक था मैक्सवेल। मतलब दो प्रयोग हुए हैं, एक प्रयोग तो फैराडे ने किया है और एक प्रयोग किया है मैक्सवेल और एम्पियर दोनों ने मिलकर। तो कुल मिलाकर तीन वैज्ञानिक हो गए। इन तीनों वैज्ञानिकों ने दो बातें बोली हैं। सबसे पहले आए हैं फैराडे। फैराडे ने ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ये बात बोली थी फैराडे ने। और मैक्सवेल और एम्पियर ये जो दो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों वैज्ञानिकों को अगर मिला दिया जाए तो बात निकलकर सामने आती है कि विद्युत क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं, तो एक दूसरे को बना सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों की बात को यहाँ लिख देते हैं, फिर इस बॉक्स में समझेंगे कि आखिरकार ये पैटर्न हमको अनुप्रस्थ कैसे मिलेगा। तो हम यहाँ पर बातें लिखते हैं। एक फैराडे, फैराडे फैराडे नाम के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्र से से चुंबकीय क्षेत्र बनाया बनाया जा सकता है, जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, ये बात बोली थी फैराडे ने। अब इसके बाद दो वैज्ञानिक और हैं, एक है मैक्सवेल मैक्सवेल और एक है एम्पियर एम्पियर। इन दोनों ने मिलकर भी एक बात बोली है। इन दोनों ने क्या बात बोली है वो लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्षेत्र बनाया बनाया जा सकता है, ये बात बोली है। मतलब अभी हम समझेंगे, अभी इसको बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि सर ये तरंग है, यहाँ पर अनुप्रस्थ और यहाँ पर अनुप्रस्थ, इस तरह से ये वाली तरंग बन रही है। तो कैसे बन रही है वो मैं यहाँ पर इस बॉक्स में एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। दो वैज्ञानिक हम पहले समझते हैं। एक ये वाला मुख्य रूप से तो दो वैज्ञानिक थे, फैराडे और मैक्सवेल। इन एम्पियर ने भी थोड़ा सा इनका मतलब सहायता इनकी की थी इस चीज को सिद्ध करने में। तो फैराडे ने कहा था कि भाई विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं, और इन दोनों ने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। तो अगर इन दोनों की बात को मिला दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है। अब कैसे बनेगा, बनेगा एक आवेशित कण से। अगर हम एक आवेशित कण को लें और उस आवेशित कण को बहुत तीव्र गति से गति कराएं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक आवेशित कण है और इस कण को किसी एक डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन, इनमें मैं गति कराऊंगा। तो अगर इनमें से गति कराऊंगा तो आवेशित कण अगर गति करेगा तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेगा, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर कोई आवेश है तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है, विद्युत क्षेत्र। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजली के तार होते हैं, जब आप उनके नीचे से निकलोगे तो एक आवाज आती है, आवाज आती रहती है, वो आवाज है विद्युत क्षेत्र की, जो उन तारों ने अपने चारों तरफ बना लिया है। अगर उस क्षेत्र में आप जाओगे और किसी धातु की चीज को ले जाकर उसको टच करोगे तो थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होगी। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक करंट जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हो गया है, क्योंकि उन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी बहुत बड़ी लेवल की। तो उस धारा ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लिया था, उसका नाम था विद्युत क्षेत्र। तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये है आवेशित कण। हम अभी समझेंगे कि ये कैसे बनेगी। आवेशित कण, इसको हमने गति कराई, इसको अगर हम गति कराते हैं इस तरह से, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति कराते हैं, तो ये अगर इस तरह से मूव कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि ये आवेशित कण है तो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो हम अगर मान के चलते हैं कि सर ये आवेशित कण है
और इसने अपने चारों तरफ ये वाला क्षेत्र बना लिया है, ये है विद्युत क्षेत्र। और हम अगर इसको इस तरह से गति कराएंगे, अगर हम इसको गति कराएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र भी गति करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। तो अगर एक बड़े लेवल पर देखा जाएगा, बड़े लेवल पर देखा जाएगा, तो दूर से कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि सर विद्युत क्षेत्र इतने एरिया में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से विद्युत क्षेत्र चल रहा है। तो फैराडे ने क्या बोला था कि जब विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित कराते हैं, गतिमान विद्युत क्षेत्र है, अगर ये विद्युत, वैसे विद्युत क्षेत्र ये फिक्स था, अगर ये पार्टिकल आवेशित कण यहाँ खड़ा था तो इसने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना लिया था, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से भगाएंगे तो फिर विद्युत क्षेत्र भी गति करना प्रारंभ कर देगा। और जब विद्युत क्षेत्र गति करता है तो अपने लंबवत परपेंडिकुलर, अगर ये विद्युत क्षेत्र गति कर रहा है तो ये अपने लंबवत यहाँ पर इस तरह से लंबवत, अगर ये ऐसे गति कर रहा है तो इस डायरेक्शन में अपने परपेंडिकुलर एक क्षेत्र अपने आप जनरेट कर देगा। उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इस डायरेक्शन में, ये वाला मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, ये जो क्षेत्र है ये बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यहाँ बताते हैं ये जो बना है वो बना है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो है ये वाला ये है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो ऐसी बात फैराडे और मैक्सवेल इन दोनों ने मिलकर बोली थी कि अगर विद्युत क्षेत्र को गति कराओगे, विद्युत क्षेत्र को बहुत तीव्र गति से घुमाओगे, तो फिर सर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप जनरेट हो जाएगा। और वो भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई एक आवेशित कण है, उस आवेशित कण से हम दो परपेंडिकुलर दो क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। एक क्षेत्र विद्युत होता है और दूसरा चुंबकीय होता है। तो अगर हमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर उत्पन्न करने हैं तो वह हम एकमात्र चार्ज आवेशित कण से उत्पन्न कर सकते हैं। आवेशित कण को किसी एक डायरेक्शन में बहुत तीव्र गति से घुमा देते हैं, इस तरह से गति करेगा। मान लो आवेशित कण गति कर रहा है तो इस डायरेक्शन में तो बन जाएगा विद्युत क्षेत्र, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, अपने आप जनरेट हो जाता है। अब हम समझेंगे सर ये उत्पन्न कैसे होगा, सर ये कैसे बन जाता है। जब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण लेकर आए, तो एक यहाँ हम बनाते हैं एक आवेशित कण है ये, तो ये जो है आवेशित कण, इस आवेशित कण ने जो गति करी है कि मान लो इस डायरेक्शन में गति करी, ये गया है ये वाले, अगर इस डायरेक्शन में हम मानते हैं ये इस वाली डायरेक्शन में वो इस तरह से गति कर रहा है आवेशित कण, ये इस तरह से, ये जो आवेशित कण है इस तरह से गति कर रहा है, इस तरह से गति करता जा रहा है, इस तरह से गति कर रहा है, और ये इस भुजा के ऊपर चल रहा है। आवेशित कण है वह इस डायरेक्शन में इस भुजा के ऊपर चल रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर अपने आप, मान लीजिए इसका, मैं इसी को दिखाता हूँ, ये वाई है तो यहाँ बनेगा ये जेड, यहाँ बन जाएगा ये जेड, ये अगर वाई है तो ये जेड है। तो इस पर अपने आप ही इसके परपेंडिकुलर में, अब यहाँ तो दिख नहीं सकता है, यहाँ तो दिख नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम, ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ इस तरह से दिखाते हैं। अगर ये क्षेत्र है तो यहाँ अपने आप एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो होगा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी ये आ जाएगा। तो ये वाला अगर एरिया देखा जाएगा, ये वाला एरिया अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, तो सर इस वाले एरिया पर दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के टकराते हैं। जैसे तुमने एक क्रिस मूवी देखी है, क्रिस मूवी में वो एक ऐसे पेन लाता है, पेन, तो वो पेन को यहाँ पर रख देता है, फिर प्रकाश की किरणें तमाम जगह से टकरा टकरा कर यहाँ इकट्ठी होती हैं। फिर जब यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसमें से फिर एक एनर्जी निकलती है सामने की तरफ, फिर वो एनर्जी उस हीरो के अंदर जाती है, मतलब वो ऊर्जा होती है। सेम उसी प्रकार से जब ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र इस वाले पॉइंट पर जब टकराते हैं, इस वाले क्षेत्र पर जब टकराते हैं, सर ये क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुए थे, ये उत्पन्न हुए थे मात्र एक आवेशित कण से। किसी एक आवेशित कण को आप किसी एक डायरेक्शन में गति करवा दो, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे गति करवा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं तो ये काटेंगे, तो जिस बिंदु पर काटेंगे वहां से इस तरह से देखो बाहर की तरफ, अब मैं ऐसे दिखा नहीं सकता हूं तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मतलब जेड को इस पर तो ऐसे दिखा सकता हूं, लेकिन 3D
नहीं बना सकता। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ कि मान लो ये एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है, तो एक सामने वाला अक्ष ये जा रहा है। तो जहां पर ये दोनों क्षेत्र टकराएंगे, वहां टकराने के साथ ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वह ऊर्जा इस तरह से डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो ऊर्जा निकलेगी वो एक किरण के रूप में निकलेगी, एक किरण के रूप में। वही किरण, यही विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो हमें समझ में आया कि सर विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न कैसे करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बस गति करवानी है, गति करवा देंगे तो आराम से विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो एक डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र बना लेगा और एक डायरेक्शन में चुम्बकीय क्षेत्र बना लेगा, और जब वे दोनों क्षेत्र जहां टकराएंगे वहां से बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, फिर वो एक डायरेक्शन में निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसी ऊर्जा को, वो जो लाइन एक किरण के रूप में निकलेगी, उसी किरण को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आखिरकार विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न कैसे होती है। उत्पन्न तो हम मात्र एक आवेशित कण से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर इसके आयाम की। तो आयाम डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल है वो जो पार्टिकल है वो कितनी दूरी तक हमने भेजा है। जैसे मान लो कि आवेशित कण ये है, आवेशित कण मान लो ये है। अब इसको हम यहां तक भेज रहे हैं, बस इस वाली बाउंड्री तक, यहां तक और यहां तक आ रहा है, तो इसका आयाम इतना होगा। कभी कभी हम इसको भेजेंगे कि बड़ा है, ये इसको यहां तक आएगा और यहां तक नीचे तक आएगा, तो आयाम ज्यादा दे दिया। तो आयाम किससे निर्धारित होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का? वह निर्धारित होता है इस पार्टिकल को हम इसकी स्थिति से कितना ऊपर और कितना नीचे भेज रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। भाई हम मशीन की सहायता से इसको यहाँ तक भेजेंगे और फिर यहाँ तक, बस इतना इतना मूव करेगा, और अगर बढ़ा देंगे तो फिर यहाँ तक जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है आयाम कहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। तो आयाम बढ़ा सकते हैं इस आवेशित कण की गति को कंट्रोल करके। अगर हम इसकी गति को बहुत ऊपर नीचे तक ले जाएंगे, आयाम बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा नहीं वहीं का वहीं ले जाते हैं तो आयाम कम है। फ्रीक्वेंसी भी हम डिपेंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये जो आवेशित कण है, ये मान लो साम्यावस्था है, ये वाला आवेशित कण है, ये साम्यावस्था पर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने कंप्लीट दोलन कर लेगा। तो हम अगर आवेशित कण की गति को कंट्रोल कर सकते हैं, हम आराम से इस तरह से भगाएंगे। तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो कुछ भी, फिर हम मशीन की सहायता से इसकी गति बढ़ा देंगे, फिर हम भगाएंगे, बहुत तेज तेज भगाएंगे, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम मशीन की सहायता से, जहां ये उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जहां उत्पन्न की जा रही हैं वहां पर मशीन होती है, और हर एक वहां पर बटन होते हैं, उनकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती कैसे? बढ़ती तो भाई ऐसे ही है, ये जो आवेशित कण गति कर रहा है ना, इसी को हम कंट्रोल करते हैं। इसी को कंट्रोल करके इसकी फ्रीक्वेंसी, विद्युत चुम्बकीय तरंग की फ्रीक्वेंसी और आयाम को बदला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग आखिरकार होती कैसे है और कैसे उत्पन्न होती है। तो अब याद रखना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग इस तरह से नहीं चलेगी, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, चलती तो सीधी है, लेकिन सर ये उत्पन्न होती है इस तरीके से, उत्पन्न होती है इस तरीके से, इसलिए इसको हम अनुप्रस्थ बोल देते हैं। तो ये तो हम समझ में आ गए कि सर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं और इनकी आयाम को और इनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो वो कंट्रोल करेंगे जहां से हम इसको बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, निर्वात में भी चलती है। तो ये जो किरण बनी है, ये किरण तो सीधी चलेगी, तो ये जो है ना, ये निर्वात में भी चलेगी। निर्वात, ये निर्वात में भी चल जाएगी, निर्वात। और ये माध्यम, माध्यम में भी चल जाएगी। तो इसका मतलब ये निर्वात में भी गमन करती है, माध्यम में भी गमन करती है। अब हम यहाँ समझेंगे कि सर विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अगर निर्वात में चल के आएगी तो इसमें ऊर्जा ह्रास नहीं होता, इसकी ऊर्जा नहीं कम होती है। लेकिन जब विद्युत चुम्बकीय तरंग माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करेगी, तो थोड़ी बहुत ऊर्जा ह्रास होता है। तो भाई माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका ऊर्जा ह्रास है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे कि जब जब ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निर्वात निर्वात में गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है, तो इसमें इसमें ऊर्जा ह्रास ह्रास
ऊर्जा ह्रास नहीं होता, नहीं होता है। जब ये निर्वात में गमन करेगी तो ऊर्जा ह्रास नहीं होता है। और इसी के आगे और और जब ये किसी माध्यम किसी माध्यम माध्यम में प्रवेश प्रवेश करती है तो थोड़ा सा ऊर्जा ह्रास होता है होता है। अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग है, निर्वात में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर किसी माध्यम में प्रवेश करेगी तो थोड़ी सी ऊर्जा इसकी घटेगी। अब जो ऊर्जा ह्रास है वह तीन बातों पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक और अगला नोट पॉइंट कि ईएम वेव का ऊर्जा ह्रास तीन बातों पर निर्भर निर्भर करता है। तीन बातों पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर तीन बातें लिखेंगे कि सर नंबर एक है माध्यम की प्रकृति। माध्यम का नेचर कैसा है? अगर ज्यादा घना माध्यम है तो फिर ये ऊर्जा ह्रास ज्यादा होगा। अगर विरल माध्यम है, मतलब ज्यादा घना नहीं है, तो ऊर्जा ह्रास कम होगा। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बात तो ये। दूसरा, तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तरंग की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। आवृत्ति क्या होती है? जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इस तरह से और एक तरंग हम बात करें इस तरह से, तो हम जानते हैं कि ये जो तरंग है यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ है, इतने बीच में 1 सेकेंड हो रही है, तो यहाँ तो एक दोलन कंप्लीट हुआ तो इसकी आवृत्ति 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 सेकेंड में देखा जाएगा तो कई दोलन कंप्लीट हो गए, मतलब आवृत्ति ज्यादा है। तो अगर इस तरह से मान लो एक एक हम साधारण सी एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लो ये रास्ते हैं, हम मानते हैं कि ये रास्ते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक दौड़कर आएगा तो मात्र उसने इतना रास्ता कवर किया, तो उसकी ऊर्जा नष्ट होगी। कुछ तो कोई ऊर्जा नष्ट होगी, यहाँ से दौड़कर आएगा यहाँ तक तो ऊर्जा तो नष्ट होगी। अब हम बात करते हैं सर यहाँ से 1 सेकेंड, हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ था, यहाँ पर भी हम देखें तो 1 सेकेंड यहाँ तक हुआ है। तो अगर हम इस वाले रास्ते पर व्यक्ति को दौड़ाएंगे तो यहाँ से व्यक्ति इतना रास्ता कवर करके आएगा तो इसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ तो नष्ट होगी। और वही व्यक्ति अगर हम इस रास्ते पर दौड़ाएं, ऐसे जाएगा फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर जाते ही जाते उसकी ऊर्जा ज्यादा नष्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा दौड़ना पड़ गया। सेम यही बात होती है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो भाई साहब रास्ता ज्यादा कवर करना पड़ेगा। रास्ता ज्यादा कवर करना पड़ेगा तो फिर हमको ऊर्जा भी ज्यादा नष्ट करनी पड़ेगी। तो तरंग की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है इसकी ऊर्जा ह्रास, कि अगर आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा नष्ट होगी और आवृत्ति कम है तो ऊर्जा कम नष्ट होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है तरंग की दूरी डिस्टेंस भी डिपेंड करती है। मतलब यहाँ से भी देखेंगे तो डिस्टेंस ही मैंने एग्जांपल्स में बताई है कि जैसे तरंग कितनी दूरी पर भेजनी है। अगर ज्यादा दूरी पर भेजनी है तो ऊर्जा ज्यादा नष्ट होगी और कम दूरी पर भेजनी है तो ऊर्जा कम नष्ट होगी, ये बात है। तो हम अगर बात करते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ऊर्जा ह्रास होता है, ऊर्जा ह्रास कहाँ होता है? केवल माध्यम में होता है, निर्वात में तो नहीं होता है। तो माध्यम में होता है तो वहां पर भी तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला है माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम कैसा है, सघन है कि विरल है। अगर ज्यादा घना है तो ऊर्जा ज्यादा नष्ट होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक हॉल में मान लो 100 लोग हैं और हम इस कोने से उस कोने पर दौड़ के जा रहे हैं, तो भाई 100 लोग हैं और एक हॉल है तो बहुत पास पास होंगे, तो यहाँ से उस कोने पर जाने में ऊर्जा हमारी ज्यादा नष्ट हो जाएगी।
और अगर हमने हॉल वही रखा और व्यक्ति की संख्या कर दी कम, व्यक्ति संख्या कम कर दी, इसमें से कम कर दिए, मान लो 20 लोग बस खड़े कर दिए, तो अब विरल हो जाएगा माध्यम, विरल दूर दूर हो जाएंगे। तो हम इस कोने से अगर उस कोने पर जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, ऊर्जा नष्ट ज्यादा होगी नहीं। तो ऐसे हम समझ लेंगे कि अगर घना है, बहुत ज्यादा घना है, तो सर वहां से पास करने में दिक्कत होती है, ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है, और दूर दूर है तो ऊर्जा कम नष्ट होती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि विरल माध्यम और सघन माध्यम ये डिपेंड करता है ऊर्जा ह्रास कितना करवाएगा। अगला है तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऊर्जा ह्रास ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो ऊर्जा ह्रास कम होगा। अगला है तरंग की दूरी, कि तरंग कितनी दूर पर भेजनी है, ज्यादा दूरी पर भेजनी है तो फिर ज्यादा ऊर्जा ह्रास, और कम दूरी पर भेजनी है तो कम ऊर्जा ह्रास होगा। तो हमें यहाँ पर यह समझ में आ गया कि आखिरकार विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न कैसे होती है, आवेशित कण से उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी भी कर ली। अब हम एक बात लिखेंगे कि सर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। तो हम लिखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, नोट पॉइंट हम लिख देंगे, एक नोट पॉइंट, EMW 7 प्रकार प्रकार की होती है, ये वाला नोट पॉइंट है। अब 7 प्रकार में कौन से आएंगे, गामा किरण है, एक्स किरण है, यूवी किरण है, इस तरह से आएंगे। तो एक काम करो, पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम सातों किरणों को पढ़ने वाले हैं। अभी सातों को पढ़ेंगे कि हर एक किरण को किसने खोजा है और उसका क्या काम है, कौन से यंत्र में मतलब इस्तेमाल की जाएगी। तो हम अभी उन सातों को पढ़ेंगे। पहले आप एक काम करिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उनको पढ़ेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है 7 तरह की, ये 7 प्रकार होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के। ये मैंने एक डायग्राम दिखाया है, ये इसी क्रम में मैंने लिखे हैं, और ये जो डायग्राम है इसी क्रम में इनका ये डायग्राम है। इस डायग्राम को देखकर हम यहाँ आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनकी आवृत्ति ज्यादा है। अगर हम मानते हैं ये 1 सेकंड का एरिया है, तो यहाँ पर 2 कंप्लीट दोलन हो गई, इसका मतलब आवृत्ति 2 है। और जैसे जैसे यहाँ बढ़ते आएंगे तो यहाँ पर देखो 1.5, और यहाँ पर आगे आगे जाने के बाद 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति घटती जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, तो वो होती है गामा किरण की। देखो ये सबसे ज्यादा पास पास है, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती गई। क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट दोलन हो पाए थे, इतने बीच में ये फ्रीक्वेंसी देखी जा सकती है। तो इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इधर फ्रीक्वेंसी कम है। अगर हम बात करें कि वह कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो वह गामा किरण की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अधिक होती है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। तो अगर हम आवृत्ति की बात करें कि आखिरकार होती कितनी है, तो ये आवृत्ति रेंज में होती है 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज HZ, ये होती है गामा किरण की, ये सबसे ज्यादा आवृत्ति है। अब हम क्या करेंगे कि सर दो दो घात घटाते चले आएंगे। ये होती है 10⁻18 से 10⁻16, और ये होती है 10⁻16 से 10⁻14, और ये होती है 10⁻14 से 10⁻12, और ये होती है 10⁻12 से 10⁻10, और ये होती है 10⁻10 से 10⁻8, और यहाँ पर होती है 10⁻8 से 10⁻4, ये 4 तक होती है। तो देखो फ्रीक्वेंसी याद करने में हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा, हम रेंज में याद करते हैं कि ये 10⁻20 से स्टार्ट होती है और फिर दो दो घात घटाते चले जाते हैं। तो इस तरह से इनकी आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी तो ये होगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा किरण की होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। अब हम बात करते हैं सर तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ भी अगर हम देख सकते हैं सर, वेव लेंथ यहाँ पर इतनी है, 2 सुरंग के बीच की दूरी इतनी है, और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी सी और ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी सी और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं तो वेवलेंथ भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब सबसे कम, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा किरण की, और सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ की बात करते हैं वो होती है रेडियो तरंगों की। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि सर ये होती कितनी है, तो हम यहाँ पर 10⁻14 से
10 की घात -14 से होती है। स्टार्टिंग इसकी देख लेते हैं, इसकी रेंज क्या है। 10 की घात -14 से -10 होती है इसकी। तो सबसे कम अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो वेवलेंथ सबसे कम होती है गामा किरण की, और सबसे अधिक वेवलेंथ होती है दीर्घ रेडियो तरंगों की। अगर हम बात करते हैं सर इसकी कितनी होती है, तो यहाँ होगा 10 की घात -10 से लेकर 10 की घात -8। और यहाँ यूवी किरण की कितनी होती है, 10 की घात -8 से लेकर 10 की घात -7 मीटर तक। ये सब मीटर में चल रहा है, मीटर में है, लिख देता हूँ मीटर, ये सब मीटर में है। और अगर हम बात करते हैं सर इसकी, ये यहाँ याद रखना, इसको हम याद रखेंगे, इसको इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये 3.9 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर ये 7.8 इंटू 10⁻⁻7 तक होती है। इसलिए ये दृश्य प्रकाश को हमको स्पेशल याद करके चलना है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये 10 की घात -7 से 10 की घात -3 होती है। और ये जो होती है लघु रेडियो तरंगों की 10 की घात -3 से लेकर 1 मीटर, 10 की घात -3 से लेकर 1 मीटर होती है। और ये दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है 1 मीटर से लेकर 10 की घात 4 मीटर। ये हम याद रखेंगे, 1 मीटर से लेकर 10 की घात 4 मीटर तक। तो सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो दीर्घ रेडियो तरंगों की है, जैसा कि ये चित्र में है। ये चित्र आप अपने माइंड में बिठा लेना कि सर देखो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और सॉरी फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी गामा किरण की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी दीर्घ रेडियो तरंगों की। अगर हम यहाँ पर तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ सबसे कम वेवलेंथ है, और जैसे जैसे इधर बढ़ते आते हैं तो ये वेवलेंथ दो सुरंगों के बीच की दूरी बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ गामा किरण की और सबसे अधिक वेवलेंथ दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। ये इनकी रेंज है। ये चित्र आप अपने माइंड में याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है कि कौन सी किरण या फिर कौन सी वेव के आविष्कारक कौन है और इनका इस्तेमाल क्या है, ये एक टेबल है। तो मैं एक जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। गामा किरण है, गामा किरण के जो आविष्कारक हैं वो हैं हेनरी बैकुरल, एच बैकुरल। इसका उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार और अनाजों को कीटों से रक्षा। अनाज में कीड़े लग जाते थे तो उनके कीड़े लगने से सुरक्षा करने के लिए भी गामा किरण का इस्तेमाल किया जाता था। कि जैसे मान लो कोई अनाज रखा है, उसमें गामा किरणें गुजार दी जाएंगी तो उसमें जितने भी कीट होंगे मर जाएंगे। समय समय पर गामा किरणें उससे गुजार देते हैं तो वो कीट मर जाते हैं। अगला है एक्स किरण। इसकी जो आविष्कारक हैं, इसके आविष्कारक वो हैं रोंझन, रोंझन या फिर कहीं कहीं रंझन लिखा रहता है। तो ये हैं इसके आविष्कारक रंझन, एक्स किरण के आविष्कारक रंझन। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, तो तुमने एक्सरे देखे होंगे, बहुत सारे एक्सरे निकाले जाते हैं। तो हड्डियों वो चिकित्सा में जो हड्डियों की जांच करने के लिए जो एक्सरे लिए जाते हैं वो उनमें हम एक्स किरण का इस्तेमाल करते हैं। और यात्रियों के सामान, जैसे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, और यहाँ एरोप्लेन का जो होता है, एरोप्लेन जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर भी यात्री जब जाते हैं तो उनके सामान की स्कैनिंग करते हैं कि उसमें कोई धातु की चीज़ तो नहीं है, मेटल वगैरह तो नहीं है। तो उनकी स्कैनिंग भी एक्स किरण की सहायता से ही की जाती है। अगला है सर यूवी किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण। अल्ट्रा वायलेट रेड जो होती हैं वो रिटर रिटर वैज्ञानिक थे, रिटर, उन्होंने इनका आविष्कार किया था। उसके बाद ये इस्तेमाल कहाँ होती हैं, तो सर विटामिन डी का अगर उत्पादन करना है तो फिर हम यूवी किरण का इस्तेमाल करेंगे। और जल में से कीटाणु शोधन, जल में से कीटाणुओं को निकालने के लिए भी हम यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं। तो तुमने देखा होगा कि जो आरओ आते हैं उस पर लिखा रहता है यूवी आरओ, यूवी फिल्टर्ड आरओ, मतलब अल्ट्रावायलेट किरण से फिल्टर किया गया वो आरओ है, कि अल्ट्रावायलेट किरण के माध्यम से जल को कीटाणु मुक्त किया है हमने। तो वो हम समझ में आ गया। अगला है सर दृश्य प्रकाश। इसकी जो आविष्कार है या फिर इसकी खोज कर ली वो थी न्यूटन ने। इसकी खोज न्यूटन ने करी। ये 7 रंगों में निर्माण करता है। ये दृश्य प्रकाश है जो हमको दिखता है, विजिबल लाइट, वह 7 रंगों में विवग्योर जो आपने पढ़ा होगा। आगे हम लाइट वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो उसका निर्माण यहीं से होता है। अगला है इंफ्रारेड। हर्सेल, हर्सेल नामक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज करी थी इंफ्रारेड किरणों की। तो ये होती क्या है, नाइट विजन कैमरा। तुमने नाइट विजन कैमरा होगा, जैसे बिग बॉस होता है, तो जब रात का सीन होता है तो उसमें एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है,
वो जो नाइट विजन कैमरे होते हैं रात में भी स्पष्ट दिखा देते हैं, उन नाइट विजन कैमरों में इंफ्रारेड ही इस्तेमाल की जाती हैं। अगला है थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग मतलब कहाँ कितनी गर्मी है उसको लाल रूप में दिखाता है। थर्मल इमेजिंग करनी है कहाँ कितनी हीट है, तो ज़्यादा हीट है तो वहाँ ज़्यादा लाल होगा, कम हीट है तो वहाँ कम लाल होगा, तो उसको इमेजिंग भी हम थर्मल इमेजिंग इसको बोलते हैं, वो भी इंफ्रारेड के माध्यम से ही की जाती हैं। अगला है सर रिमोट कंट्रोल। जो रिमोट कंट्रोल होता है उस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल भी हम इंफ्रारेड से ही करते हैं, इंफ्रारेड का इस्तेमाल उसमें करते हैं। अगला है सर लघु रेडियो तरंग। इसकी खोज की थी हर्ट्ज ने, हर्ट्ज। इसका इस्तेमाल करते हैं रडार में। रडार की सहायता से हम ए, हवा में कोई भी एरोप्लेन है या फिर कोई चीज है जो धातु की आसमान में उड़ रही है, उसकी लोकेशन और उसकी दूरी ट्रैक करने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हम लघु रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। अगला है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी इसको बोलते हैं वाईफाई। वाईफाई में जो यूज होता है वो भी लघु रेडियो तरंगे होती हैं। जो आपके मोबाइल में होता है वाईफाई, उस वाईफाई में भी जो तरंगे निकल के जा रही हैं वो लघु रेडियो तरंगे ही होती हैं। अगला है सर दीर्घ रेडियो तरंगे। इसकी खोज की थी मार्कोनी, मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। ये वही मार्कोनी है जिन्होंने रेडियो की भी खोज करी थी। तो ये हैं दीर्घ रेडियो तरंगे, मार्कोनी ने इन्होंने। अब ये रेडियो में सिग्नल्स आते थे वो उनमें दीर्घ रेडियो तरंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला है टीवी का प्रसारण। जो टीवी पर जो प्रसारण आता है उसमें भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और अगला है मोबाइल संचार। जो हम मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में जो भी टावर आ रहा है, मोबाइल में जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सभी में दीर्घ रेडियो तरंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुई हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 7 प्रकार, और सातों प्रकार हमने यहाँ से डिटेल में समझ लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब इससे आगे वाली क्लास में करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, में मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।